Welcome to Prahlad Goyal physics classes. So in this class we will discuss how to find equivalent capacitance when capacitors are neither in series nor in parallel. तो जैसे मान लो कोई हमें फिगर ऐसा दिया हुआ है कि उसमें कैपेसिटर्स ना तो सीरीज में लग रहे हैं ना पैरेलल में लग रहे हैं, तो फिर उस केस में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। तो जैसे ये फिगर देखो भी, तो वी हैव 5 कैपेसिटर्स बिटवीन ए एंड डी। तो इनमें से ये आप देख सकते हो कि ना तो कोई किसी के साथ सीरीज में है और ना कोई किसी के साथ पैरेलल में है। देन हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो फिर इसे हम कैसे करेंगे? तो फिर इसे करने का जो तरीका है भी वो लूप वगैरह से करेंगे, इसको किरचॉफ लॉ लगा के और लूप की इक्वेशंस लिख के, तो फिर उससे हम कर सकते हैं इसको। तो इसका तरीका ये होता है कि अगर हम सपोज ए और बी के बीच एक बैटरी कनेक्ट करें, पोटेंशियल वी की सपोज, और फिर बैटरी से टोटल चार्ज क्यू फ्लो करता है अगर, तो क्यू ही यहाँ से वापस आना चाहिए। अगर मान लो बैटरी से टोटल चार्ज क्यू फ्लो करता है, तो फिर ये जो भी सिस्टम है इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी क्यू अपॉन वी। तो अगर हमें क्यू पता लग जाए तो क्यू की वैल्यू यहाँ पुट करके हम सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ठीक है भी। तो उसके लिए देखो, अब चार्जेस को डिवाइड करो और इक्वेशन लिखो। तो मान लो क्यू में से सपोज Q1 चार्ज यहाँ चला जाता है, तो इस पे चार्ज आएगा Q1 और रिमेनिंग चार्ज Q माइनस Q1 यहाँ पे आ जाता है। और फिर मान लो इस Q1 में से सपोज Q2 यहाँ पे आता है, और फिर जो बाकी बचा Q1 माइनस Q2 वो सपोज नीचे आ जाता है। और फिर इस पॉइंट पे Q माइनस Q1 और Q1 माइनस Q2 दोनों ऐड हो जाएंगे और दोनों ऐड होके इधर आ जाएंगे, तो दोनों का सम हो जाएगा Q1 से Q1 कैंसिल, तो Q माइनस Q2 हो जाएगा इधर। और फिर ये Q माइनस Q2 और ये Q2 ये दोनों ऐड होकर के यहाँ पे ये Q हो जाएगा। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो अभी यहाँ पे हमारे पास 3 अननोन्स हैं, Q, Q1 एंड Q2। तो फिर हमें 3 इक्वेशन चाहिए। तो फिर इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम Q निकाल सकते हैं और Q की वैल्यू फिर यहाँ पुट करके C इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं। तो फिर वो 3 इक्वेशन कौन कौन सी आएंगी देखो। एक तो इक्वेशन आ जाएगी लेफ्ट लूप की, और एक इक्वेशन आएगी राइट लूप की, एंड वन इक्वेशन यू कैन राइट फॉर द आउटर मोस्ट लूप। तो अगर हम लेफ्ट लूप की इक्वेशन लिखें, लूप ए बी ई एफ ए, तो यहां से इक्वेशन आएगी वी ए माइनस Q माइनस Q1 अपॉन C2 और फिर B से E जाओगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस
Q1 माइनस Q2 अपॉन C5, और फिर E से F जाओगे तो प्लस Q1 अपॉन C1 इक्वल टू वापस पॉइंट ए पर, तो इक्वल टू VA। तो अभी एक इक्वेशन ये वाली आ गई, और फिर एक इक्वेशन आएगी राइट लूप की, यानी लूप BCDEB। तो फिर इसकी इक्वेशन आएगी VB माइनस Q माइनस Q2 अपॉन C4 प्लस Q2 अपॉन C3 और माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन C5। और वापस पॉइंट बी पे, तो इक्वल टू VB। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। और थर्ड इक्वेशन आप लिख सकते हो भी आउटर मोस्ट लूप के लिए। सपोज ये कोई पॉइंट G मान लो, तो लूप AFED BGA, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी VA माइनस V फिर प्लस Q2 अपॉन C3 प्लस Q1 अपॉन C1 इक्वल टू VA। तो VA से VA कैंसिल, तो यहाँ से आएगा Q1 अपॉन C1 प्लस Q2 अपॉन C3 इक्वल टू V। So this is third equation suppose। अब जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है भी, इनको थोड़ा रीअरेंज कर लें अगर हम, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम लिख सकते हैं, मतलब Q1 एक तरफ कर लो, Q2 एक तरफ कर लो। जैसे इन तीनों में से Q1 कॉमन ले लो तो क्या आएगा, Q1 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C5, और Q2 में आएगा माइनस Q2 अपॉन C5 और Q वाले टर्म को उधर ले जाओ तो Q अपॉन C2। और ऐसे इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा रीअरेंज कर लो, तो इसमें एक तो टर्म आएगी Q1 अपॉन C5 और Q2 में आएगा Q2 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C4 प्लस 1 अपॉन C5 इक्वल टू Q अपॉन C4। तो अब जो ये इक्वेशन 1 और 2 है, तो यहाँ से सॉल्व करके आप Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल सकते हो। अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होंगी C1 C2 C3 C4 C5 की, तो वो वैल्यूज यहाँ पुट करके और फिर आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यानी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड Q1 एंड Q2 in terms of Q
और फिर Q1 और Q2 की वैल्यू पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 3 में, देन पुट Q1 and Q2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो Q1 और Q2 की वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन नंबर 3 में, तो फाइंड Q इन टर्म्स ऑफ V। फाइंड Q इन टर्म्स ऑफ V, और फिर Q की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे इस वाली इक्वेशन में, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ C इक्विवेलेंट। ठीक है भी। तो ये इसका प्रोसीजर होगा करने का भी। तो इस तरीके से आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। तो इसमें हम एक स्पेशल केस लेते हैं भी, when C1 and C4 are equal and C2 and C3 are also equal, यानी अगर फिगर इस तरह से हो मान लो, तो अब यह कि स्पेशल केस है कि when diagonally opposite capacitors are of equal capacitances, यानी ये C1 और ये भी C1, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो इसे फिर हम क्रॉस सिमेट्री भी कह सकते हैं, क्रॉस सिमेट्री। तो अगर फिगर इस तरह का हो, अरेंजमेंट अगर इस तरह का हो कि डायगोनली अपोजिट कैपेसिटर्स इक्वल कैपेसिटेंस के हैं, तो इसमें फिर थोड़ा सा ये आसान हो जाता है, हम सिमेट्री का फ़ायदा उठा सकते हैं इसमें। इसमें फिर कंसेप्ट ये होता है कि अगेन मान लो अगर बैटरी कनेक्ट करें, और सपोज टोटल चार्ज अगर Q फ्लो करता है, Q में से मान लो Q1 इस तरफ गया एंड रिमेनिंग Q माइनस Q1 यहाँ पे गया। तो अब सिमेट्री से हम ये कह सकते हैं कि भाई, क्योंकि जैसे यहाँ पे देखो C1 C2 और यहाँ पे भी C1 C2, तो जिस रेशियो में यहाँ पे चार्ज डिवाइड हुआ है पॉइंट ए पे, जिस रेशियो में यहाँ पे चार्ज डिवाइड हुआ है यानी Q1 और Q माइनस Q1 में, तो उसी रेशियो में यहाँ से वापस आना चाहिए। मतलब जो चार्ज यहाँ C1 में होगा Q1, तो वही चार्ज यहाँ पे भी होना चाहिए C1 में Q1, और फिर जो चार्ज यहाँ पे है C2 में Q माइनस Q1, वही चार्ज यहाँ पे होना चाहिए Q माइनस Q1। तो ये हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इससे एक अननोन कम हो जाता है। तो फिर यहाँ पे चार्ज आ गया Q माइनस Q1, यहाँ पे Q1 था, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा Q, मतलब ऐसे लगा लो कि Q1 में से Q माइनस Q1 यहाँ चला गया, तो यहाँ पे बचेगा Q1 माइनस Q माइनस Q1, तो फिर ये आ जाएगा 2Q1 माइनस Q, तो ये आ जाएगा 2Q1 माइनस Q, और फिर ये 2Q1 माइनस Q और ये Q माइनस Q1 दोनों ऐड होके तो ये आ जाएगा Q1। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इस तरह से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अननोन से हमारे पास दो ही हैं, Q और Q1, देन वी नीड टू राइट ओनली टू इक्वेशंस, तो थोड़ा सा फिर ये सिंपल हो जाता है इन कंपैरिजन टू द अर्लियर केस। तो फिर एक इक्वेशन लिखो लेफ्ट लूप की, तो देखो इसमें लेफ्ट लूप और राइट लूप दोनों की इक्वेशन सेम ही आएगी। सो यू कैन राइट इक्वेशन ऑफ एनी वन ऑफ दीज लूप्स, लेफ्ट और राइट लूप,
और एक फिर आउटर लूप की इक्वेशन लिख लोगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लेफ्ट लूप की इक्वेशन लिखते हो तो लेफ्ट लूप ये हो गया, मान लो ए बी ई एफ ए, तो इसकी इक्वेशन आएगी भाई वी ए माइनस क्यू वन अपॉन सी टू प्लस 2Q1 माइनस क्यू अपॉन सी थ्री प्लस Q1 अपॉन C1 इक्वल टू वी ए। तो अभी इक्वेशन आ जाएगी वी ए माइनस क्यू वन अपॉन सी टू, फिर प्लस 2Q1 माइनस क्यू अपॉन सी थ्री, और फिर प्लस Q1 अपॉन C1 इक्वल टू वी ए। तो वी ए से भी ए कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके जो Q1 की टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लिया, जैसे Q1 वन अपॉन C1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 1/C2 और यहाँ पे 2/C3, और जो Q वाली टर्म्स है उनको उधर ले गए, तो Q/C2 और Q/C3, और फिर एलसीएम वगैरह ले करके तो Q1 आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ Q। और अब इक्वेशन लिखो आउटर मोस्ट लूप की, तो लूप ए एफ ई डी जी ए, तो इसकी इक्वेशन आएगी भाई वी ए माइनस Q1/C1 माइनस Q1/C2, और फिर इधर आके प्लस वी इक्वल टू वी ए। तो यहाँ से आ जाएगा भी Q1 इंटू 1/C1 प्लस 1/C2, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, और ये प्लस Q/C2 इक्वल टू वी। और अब ये Q1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये वैल्यू पुट करोगे तो Q/C2 प्लस C3 इंटू C1 अपॉन 2C1C2 प्लस C2C3 प्लस C3C1, और इंटू ये बनेगा C1C2 एलसीएम, और ये आएगा C2 माइनस C1, और ये प्लस Q/C2 इक्वल टू V। अब C1 कैंसिल हो जाएगा भी, और Q/C2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो आएगा C2 स्क्वायर माइनस C1C2 प्लस C2C3 माइनस C3C1 अपॉन 2C1C2 प्लस C2C3 प्लस C3C1, और ये 1 बचेगा, और अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये
तो 1 से ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 से ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। तो देखो C3 C1 कैंसिल हो गया, और ये -C1 C2 और ये 2C1 C2। अब देखो ये कैंसिल होने के बाद ये C2 भी कट जाएगा, हर एक में से C2 कट जाएगा, तो फिर आएगा Q, ये 2C1 -C1 तो C1 हो जाएगा, और एक C2 बचेगा यहाँ पे, और ये C3 + C3, ये 2C3 अपॉन दिस इक्वल टू V। और फिर जो C इक्विवेलेंट है भी, C इक्विवेलेंट होता है Q अपॉन V, तो फिर यहाँ से Q अपॉन V आ जाएगा। तो नाउ C इक्विवेलेंट इज Q अपॉन V, तो यहाँ से Q अपॉन V आ जाएगा, V को नीचे ले आओ और ये सारा उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2C1 C2 + C2 C3 + C3 C1 अपॉन C1 + C2 + 2C3। तो अभी आपका आंसर आ गया इसका। So this is how to do these types of questions. अब इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट नंबर 23, पेज नंबर 71, और ये पार्ट नंबर 23। तो देखें कैसे करेंगे अभी। एक बार खुद ट्राई करो आप इसको, उसके बाद कंटिन्यू करो इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, हमने एक बैटरी लगा दी और चार्ज Q फ्लो किया, तो Q में से मान लो Q1, इधर Q - Q1, फिर इन दोनों में सेम होगा 1 माइक्रोफैरड में, और 2 माइक्रोफैरड है, इन दोनों में भी सेम होगा, तो इधर Q1 तो इधर भी Q1, इधर Q - Q1 तो फिर इधर भी Q - Q1, और नीचे आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड में 2Q1 - Q। So this is a distribution of charge as we did earlier. उसके बाद लेफ्ट लूप की इक्वेशन लिखो अगर, तो A से स्टार्ट हो जाओ, तो ये आएगी VA - Q - Q1 अपॉन 2 + 2Q1 - Q अपॉन 3 + Q1 अपॉन 1 इक्वल टू VA। फिर यहाँ पे LCM आ जाएगा 6, तो 6 LCM आएगा, तो फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो -3Q + 3Q1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 4Q1 - 2Q, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करो 6Q1, तो यहाँ से Q1 की वैल्यू आ जाएगी 5Q अपॉन 13। और अब आउटर लूप ले लो भी, तो A से स्टार्ट कर दो, तो VA -Q1 अपॉन 1 Q - Q1 अपॉन 2, और ऐसे चल के +V इक्वल टू VA, और फिर यहाँ पे 2 LCM आ जाएगा, तो -2Q1 - Q + Q1 + 2V इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर Q1 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, यहाँ से 5Q अपॉन 13 यहाँ पुट कर दी, तो इसको सिंप्लीफाई करके Q अपॉन V आ जाएगा 13 अपॉन 9। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 13 अपॉन 9 माइक्रो फैरेड।
तो ये हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ टू डू दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इसके बाद इसमें एक और स्पेशल केस है भी। तो अभी नेक्स्ट स्पेशल केस ये है कि सपोज अगर ये 5 कैपेसिटर्स की वैल्यू इस तरह से है, मतलब C5 तो कुछ भी हो सकता है, बट इन ये जो C1, C2, C3, C4 इन चारों की वैल्यू इस तरह से है कि सपोज C1/C2 का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू C3/C4, यानी इफ C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4। एक ही बात है भी, जैसे C3 को नीचे ले जाओ, C2 को ऊपर ले जाओ, तो फिर ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो चाहे हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है। यानी इफ C1/C2 इक्वल टू C3/C4, तो फिर इसमें ये होता है कि M और N का पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। देन पोटेंशियल्स ऑफ M and N become इक्वल, और फिर अगर M और N का पोटेंशियल सेम हो जाता है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C5 जीरो हो जाएगा। देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C5 विल बी जीरो, और अगर C5 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा देन नो चार्ज फ्लोस थ्रू C5, then no charge flows through C5। तो फिर C5 में से कोई चार्ज ही फ्लो नहीं करेगा क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। जैसे भी Q होता है CV, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस V ही जीरो हो गया किसी कैपेसिटर के अक्रॉस, तो V जीरो है तो फिर Q भी उसके अंदर जीरो हो जाएगा। तो फिर C5 में से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, और फिर C5 में से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो फिर हम C5 को यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, फिर C5 को हम यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि इसमें से कोई चार्ज ही फ्लो नहीं कर रहा, तो ये यहाँ पे लगा रहे या ना लगा रहे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और C5 को हटाने के बाद नाउ यू कैन सी दैट C1 and C2 are in series, C3 and C4 in series, और फिर इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो पैरेलल में हो जाएगा। ये फिर दोनों आपस में पैरेलल में, तो फिर इसको हम बिना किरचॉफ लॉ लगाए सीधे सीरीज पैरेलल से कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड इक्विवेलेंट पोटेंशियल, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो अगर ये कंडीशन मैच करती है, इसको बोलते हैं भी व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगर ये कंडीशन मैच कर जाती है C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, तो फिर से हम कह सकते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी ये बैलेंस्ड है ये। ठीक है, तो चलो अब ये प्रूव करते हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, देन नो चार्ज फ्लोज थ्रू C5। अब ये हम कैसे इसको प्रूव करेंगे भी, ठीक है। तो उसके लिए देखो, तो अगेन यहाँ पे हमने C5 लगा दिया,
connect a battery between A and B. तो एक बार हम जैसे चार्जेस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे कर लो चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट, कि मान लो Q में से Q1 यहाँ गया, Q माइनस Q1 यहाँ गया, फिर यहाँ पे कुछ Q2 मान लोगे, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा Q1 माइनस Q2, और यहाँ पे हो जाएगा Q माइनस Q1 प्लस Q2। और फिर ये दोनों मिल जाएंगे, Q माइनस Q1 प्लस Q2 और Q1 माइनस Q2 ऐड कर दोगे तो फिर ये Q बन जाएगा। ठीक है, तो हमने प्रूव करना है कि to prove that if C1 upon C2 is equal to C3 upon C4 then Q2 is equal to 0। तो ये हमने प्रूव करना है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर C5 में से चार्ज 0 होगा। ठीक है, हम इसका उल्टा भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम सपोज ये मान लें कि Q2 0 है, then we prove this condition, और we can also prove, तो एक ही बात होगी, we can also prove that C1 upon C2 is equal to C3 upon C4 if Q2 equal to 0। तो चलो अगर हम Q2 को 0 मान लेते हैं तो फिर हमने अब ये कंडीशन इसको प्रूव करना है हमने। ठीक है, तो अगर Q2 0 हो गया तो चलो पहले इक्वेशन लिखते हैं हम और बाद में इसमें Q2 0 पुट कर देंगे। तो पहले अगर हम लेफ्ट लूप की इक्वेशन लिखें ABEFA, ये पोलैरिटीज होंगी, तो इसकी इक्वेशन आएगी VA तो अभी लेफ्ट लूप, तो इक्वेशन आएगी VA माइनस Q1 अपॉन C3 प्लस Q2 अपॉन C5 प्लस Q1 अपॉन C1 इक्वल टू VA। और इसमें फिर Q2 को 0 पुट कर दो तो यहाँ से आ जाएगा Q अपॉन C3 इज इक्वल टू Q1 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C1। अब राइट लूप की इक्वेशन लिखो तो आएगा VB माइनस Q1 प्लस Q2 अपॉन C4 फिर आएगा प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन C2 और फिर आएगा माइनस Q2 अपॉन C5 इक्वल टू VB। तो इसमें भी Q2 को 0 पुट कर दें अगर
और इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा भी Q/C4 इज इक्वल टू Q1 1/C2 प्लस 1/C4. तो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और फिर 1/2 कर दो। 1/2 करोगे तो Q से Q कट जाएगा, Q1 से Q1 कट जाएगा, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। ठीक है, तो फिर ये प्रूव हो गया भी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो भी, ये क्वेश्चन नंबर 25 है भी सब्जेक्टिव असाइनमेंट का। तो हमें फिगर दिया हुआ है, इसमें C1 C2 C3 C4 ये चारों कैपेसिटर्स इक्वल वैल्यू के हैं और C5 डिफरेंट है। तो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। तो अगर हम ये डायग्राम बनाएं P और Q के बीच, तो डायग्राम ये इसी टाइप का आएगा भी, और इसमें एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई मिलेगी। तो थोड़ा सा अगर डायग्राम को रीड्रा करें हम, जैसे यहाँ पे पॉइंट P ले लें और यहाँ पे Q ले लें। इस पॉइंट को अगर हम N मान लें, इसको M मान लें, लाइक दिस। ठीक है, तो अब देखो जो, तो और फिर पॉइंट M को यहाँ पे ले लेते हैं और N को यहाँ पे ले लेते हैं। अब देखो जो C1 है वो है P और M के बीच है, तो C1 इज इन बिटवीन P एंड M, तो C1 फिर यहाँ पे आ जाएगा। C2 है M और Q के बीच, तो C2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर जो C3 है वो है P और N के बीच, तो यहाँ पे आ जाएगा। और C4 है Q और N के बीच, और फिर जो C5 है वो M और N के बीच है। तो देखो ये वही फिगर बन गया, पिछले वाला फिगर ही बन गया ये। और इसमें क्योंकि C1 C2 C3 C4 चारों इक्वल हैं, तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी दैट C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है भी, तो C5 फिर यहाँ से हट जाएगा, C5 में कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो C5 को हटा सकते हो। फिर C1 C2 सीरीज में, तो 4 और 4 सीरीज में, तो इनका 2 हो जाएगा, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। और इधर C3 C4 ये भी सीरीज में, तो 4 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड, इनका इक्विवेलेंट भी 2 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। और फिर ये 2 और 2 पैरेलल में, तो आंसर आ जाएगा C इक्विवेलेंट 4 माइक्रोफैरेड, यानी 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखेगी इफ ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन दी पॉइंट्स। तो अगर यहाँ पे एक बैटरी लगा दें हम 10 वोल्ट की, तो व्हाट विल बी चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो चार्ज जो यहाँ से चलेगा भी Q, तो Q हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V, यानी 4 × 10
40 माइक्रोकुलम, और फिर ये 40 माइक्रोकुलम यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों में हाफ हाफ जाएगा, तो फिर 20 माइक्रोकुलम इस तरफ जाएगा और 20 इस तरफ जाएगा, तो फिर इन पे चार्ज 20-20 आ जाएगा दोनों पे, और इन पे भी 20-20 आ जाएगा। ठीक है जी। सो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी 20 माइक्रोकुलम, बट चार्ज ऑन C5 विल बी 0। तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये पेज नंबर 69 पे ये 15th पार्ट देखो भी, तो ये भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब 3/3 इक्वल टू 3/3, तो ये बीच वाला 3 हट जाएगा, और 3 और 3 ऊपर वाले सीरीज में, तो इनका 3/2, और नीचे वाले 3 और 3 भी सीरीज में, इनका भी 3/2, और फिर 3/2 पैरेलल में, तो वो 3 हो जाएगा। ठीक है भी। और ऐसे 16th का जो सेकंड पार्ट है वो भी ऐसे हो जाएगा, 4/4 इक्वल टू 4/4, तो ये भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब एक ये वाला पार्ट देखो, ये पार्ट नंबर, तो देखो ये वाले भी ऐसे हो जाएंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 25th पार्ट, ये भी ऐसे हो जाएगा। ये 27th पार्ट देखोगे, तो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखो इसमें अगर ये पॉइंट ए है, और अगर हम इस पॉइंट को m मान लें और इसको n मान लें, तो m और n का पोटेंशियल, सॉरी, a और n बोथ आर डायरेक्टली कनेक्टेड, इनके बीच में यहाँ कोई बैटरी या कोई कैपेसिटर नहीं है, तो फिर a और n का पोटेंशियल सेम होगा, तो फिर हम a और n को एक ही जगह पे ले सकते हैं। तो जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो उनको हम एक ही जगह पे ले सकते हैं, और ऐसे ही जो b और m है, इन दोनों का पोटेंशियल भी सेम होगा, क्योंकि इनके बीच में भी कुछ नहीं है, नो बैटरी और नो कैपेसिटर, तो b और m का भी पोटेंशियल सेम होगा, तो फिर हम b और m को भी एक जगह पे ले सकते हैं। अब जो देखो ये वाला c है, तो ये वाला c है a और m के बीच, तो यहाँ पे आ जाएगा a और m के बीच, फिर बीच वाला c ये m और n के बीच है, तो ये भी यहाँ पे आएगा, और जो राइट वाला c है ये b और n के बीच है, तो ये भी यहीं पे आएगा। तो इस तरह से तीनों पैरेलल में हो जाएंगे, तीनों पैरेलल में है, तो फिर c इक्वलेंट हो जाएगा C+C+C, तीनों ऐड हो जाएंगे, तो फिर आ जाएगा 3C। ठीक है। सिमिलरली आप ये नेक्स्ट पार्ट कर सकते हो, इसमें ये 5, 10 और 15 तीनों सीरीज में होंगे, तीनों पैरेलल में होंगे, और उनके साथ फिर जो 30 माइक्रोफेरेड है ये सीरीज में हो जाएगा। ठीक है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सपोज हमारे पास ये 12 कैपेसिटर्स हैं, तो विच आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, यानी क्यूब की हर एक साइड पर एक कैपेसिटर है, ये क्यूबिकल फॉर्म में हमने इनको अरेंज कर दिया, ईच ऑफ कैपेसिटेंस C, तो we have 12 capacitors, each of capacitance C, which are arranged in the form of cube. तो find equivalent capacitance between diagonally opposite corners A and B.
तो अब इनको करने का तरीका ये होगा कि देखो जो स्टैंडर्ड मेथड है वो यही होता है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच हमने कैपेसिटेंस निकालनी है तो उनके बीच अगर एक बैटरी लगा दें और फिर बैटरी में से टोटल चार्ज अगर Q फ्लो करता है देन C इक्विवेलेंट विल बी Q अपॉन V। तो इससे करके देखते हैं चलो, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसा होगा वो देख लेते हैं। तो देखो जब चार्ज पॉइंट ए पर आएगा तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा और ये तीनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, Q/3 Q/3 Q/3। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि आप ये जो 3 पाथ हैं बी तक जाने के लिए तो तीनों पाथ सेम है। तो ये मान लो पॉइंट डी ई एफ जी एच। तो आप ए से बी चाहे मतलब डी से होके जाओ या पॉइंट एफ से होके जाओ या एच से होके जाओ तो तीनों रास्ते सेम ही पड़ेंगे, मतलब कोई रास्ता कम या ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो तीनों में चार्ज सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो हम इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि भाई मान लो अगर एक शहर से दूसरे शहर जाने के 2 रास्ते हैं और दोनों रास्ते सेम ही हैं, दोनों रास्तों की लंबाई सेम है, दोनों रास्तों की जो क्वालिटी है वो भी सेम है, दोनों में जो रेजिस्टेंस है टू दी फ्लो ऑफ ट्रैफिक वो दोनों में सेम ही है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि दोनों में ट्रैफिक सेम ही होएगा। हाँ, अगर मान लो एक रास्ता थोड़ा आसान है, साफ सुथरा है और एक थोड़ा टूटा फूटा रास्ता है तो फिर दोनों में ट्रैफिक डिफरेंट हो सकते हैं। बट अगर दोनों रास्ते सेम ही हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ट्रैफिक दोनों में सेम ही होगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर ए से बी जाने के तीनों रास्ते सेम हैं तो फिर तीनों में चार्ज सेम होना चाहिए। और जब ये चार्ज Q/3 यहाँ पे आएगा पॉइंट डी पे, यहाँ पे फिर 2 पार्ट्स में बटेगा। ये दोनों पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए क्योंकि चाहे आप डी से जे होके जाओ या डी से ई होके जाओ, बी तक जाने का रास्ता दोनों तरफ से सेम ही है। तो फिर यहाँ पे Q/6 और यहाँ पे भी Q/6 और ऐसे Q/3 जब पॉइंट एफ पे आएगा तो 2 पार्ट्स में बटेगा, Q/6 Q/6 और ऐसे Q/3 जब पॉइंट एच पे आएगा तो 2 पार्ट्स में बटेगा, Q/6 Q/6। और फिर अब पॉइंट ई पे देखो भी, इधर से Q/6 आ रहा है, इधर से Q/6 आ रहा है, दोनों ऐड होके यहाँ पे Q/3 हो जाएगा और ऐसे यहाँ से Q/6 आ रहा है, यहाँ से भी Q/6 आ रहा है, तो दोनों ऐड होके Q/3 और ऐसे इस पॉइंट जी पे Q/6 और Q/6 दोनों ऐड हो जाएंगे तो Q/3 और फिर Q/3 प्लस Q/3 प्लस Q/3 तो मिलके ये Q हो जाएगा। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे एक ही अननोन है Q, सो वी नीड टू राइट ओनली वन इक्वेशन। तो आप किसी भी एक पाथ की इक्वेशन लिख लो इंक्लूडिंग V। तो जैसे अगर हम इसकी इक्वेशन लिख लें ADEBMA, तो लूप ADEBMA, तो अगर इस लूप की इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन आएगी VA माइनस Q/3 अपॉन C माइनस Q/6 अपॉन C
माइनस क्यू बाई 3 अपॉन सी, और फिर प्लस वी इक्वल टू वी ए। तो वी ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्यू बाई सी 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3 इक्वल टू वी। तो एलसीएम यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 + 1 + 2। तो यहाँ से क्यू बाई वी की वैल्यू आ जाएगी 6c/5। सो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6c/5। तो ये आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो भी आपका आंसर आ गया। इसमें एक चीज़ देखो भी, जैसे पॉइंट ए पर ये जब चार्ज डिवाइड हुआ था तो तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। तो ए से डी चार्ज क्यू बाई 3 है और कैपेसिटेंस सी है, और ऐसे ही ए से एफ में भी चार्ज क्यू बाई 3 जा रहा है और कैपेसिटेंस सी है, और ऐसे ही ए से एच। तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि डी, एफ और एच का पोटेंशियल सेम होगा। अगर तीनों ब्रांचेज में चार्ज सेम जा रहा है और कैपेसिटेंस भी तीनों की सेम है, तो पोटेंशियल ऑफ डी, एफ एंड एच विल बी सेम। देखो ये हम कैसे कह सकते हैं, अगर सपोज हम वी ए माइनस वी डी निकालें तो वी ए माइनस वी डी आएगा क्यू बाई 3 अपॉन सी, और ऐसे वी ए माइनस वी एफ निकालें तो वी ए माइनस वी एफ ये भी आएगा क्यू बाई 3 अपॉन सी, और फिर इन दोनों को माइनस कर दें तो आ जाएगा माइनस वी डी प्लस वी एफ इक्वल टू 0, यानी वी एफ इक्वल टू वी डी। तो फिर एफ और डी का पोटेंशियल सेम हो गया, एंड सिमिलरली वी ए माइनस वी एच क्यू बाई 3 सी, तो वहाँ से एच का पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा। तो पोटेंशियल ऑफ डी, एफ एंड एच विल बी सेम। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो तीन ब्रांचेज हैं जी बी, जे बी और ई बी, इन तीनों का पोटेंशियल भी, इन तीनों में भी चार्ज सेम है और कैपेसिटेंस सेम है। तो फिर इन तीनों पॉइंट्स का पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा भी, जी, जे और ई। तो फिर इन तीनों पॉइंट्स का पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा। तो पोटेंशियल ऑफ जी, जे एंड ई विल बी सेम। तो अगर हमें कुछ इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स पता लग गए हैं तो फिर हम इसको सीरीज पैरेलल से भी करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यानी जो पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल हैं उन्हें फिर आप एक ही जगह पे ले सकते हो। जैसे एच, डी, एफ, एच को हम एक ही जगह पे ले सकते हैं। मान लो ये पॉइंट ए और ये बी, और फिर डी, एफ, एच को आप एक जगह पे ले सकते हो, और जी, जे, ई को आप एक जगह पे ले सकते हो। और अब ये कैपेसिटर ड्रा करते जाओ, जैसे ये वाला कैपेसिटर ए और डी के बीच, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये वाला कैपेसिटर ए और एफ के बीच, तो यहाँ पे आएगा। फिर ये वाला ए और एच के बीच, तो यहाँ पे आ जाएगा।
फिर ऐसे ये तीनों इधर वाले बी ई बी जे और बी जी के बीच, तो वो तीनों यहाँ पे आ जाएंगे। और जो बाकी 6 बचे वो यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे ये एच और जे के बीच, ये जे और डी के बीच। तो जो बाकी 6 बचेंगे, तो 6 ये वाले बचेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये फिर 6 कैपेसिटर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो फिर ये तीनों पैरेलल में, तो इनका 3C हो जाएगा। ये 6 पैरेलल में, इनका 6C। ये 3 पैरेलल में, इनका 3C। और फिर ये तीनों सीरीज में, सो 1/C इक्विवेलेंट is 1/C1 plus 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ से सॉल्व करके C इक्विवेलेंट आ जाएगा 6C/5। तो अभी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन वी हैव ए सिस्टम ऑफ दिस 12 कैपेसिटर्स and now we have to find capacitance between A and B which are opposite to the phase diagonal. तो find equivalent capacitance between A and B। तो इसमें देखो भी तरीका तो वही है कि बैटरी लगाओ A और B के बीच, देन चार्ज फ्लो करवाओ, देन C इक्विवेलेंट इज Q/V। बट एक बार चलो बैटरी लगा के और चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन करवा के हम देख लेते हैं कि क्या हमें इसमें किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा या फिर सिंपल सीरीज पैरेलल से भी हो जाएगा। तो मान लो हमने ए और बी के बीच एक बैटरी लगा दी, और इसमें से चार्ज क्यू फ्लो करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्यू जब पॉइंट ए पर आएगा तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 1 2 3। अब ए से बी जाने का जो रास्ता है वो डी से और ई से सेम है, यानी चाहे आप डी से बी जाओ या फिर ई हो के बी जाओ, तो दोनों रास्ते सेम है। तो फिर इन दोनों में चार्ज सेम होगा, यानी अगर यहाँ पे चार्ज Q1 है तो यहाँ पे भी Q1 होगा, और यहाँ पे डिफरेंट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा Q-2 Q1, ठीक है। अब जब चार्ज B पे वापस आएगा भी, तो यहाँ से भी टोटल चार्ज Q वापस आना चाहिए। तो कुछ चार्ज यहाँ से वापस आएगा, कुछ यहाँ से, और कुछ यहाँ से। तो फिर हम सिमेट्री से कह सकते हैं कि जिस रेशो में चार्ज यहाँ डिवाइड हुआ था पॉइंट ए पे, उसी रेशो में यहाँ से वापस आना चाहिए। यानी फिर यहाँ से Q1, यहाँ से भी Q1, और यहाँ से भी, और यहाँ से Q-2 Q1। क्योंकि ए और बी पे सिमेट्री है, हम अगर हम ए से देखें सर्किट को और बी से देखें सर्किट को, तो हमें सर्किट दोनों तरफ से सेम दिखाई देगा, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है।
तो फिर जिस रेशो में चार्ज यहाँ डिवाइड होगा पॉइंट ए पर, उसी रेशो में पॉइंट बी पे वापस आना चाहिए। अब देखो, अगर इसमें चार्ज Q1 है इस ब्रांच में, और इस ब्रांच में भी चार्ज Q1 है, और अगर इस ब्रांच में चार्ज x मान लो कुछ, और फिर पॉइंट ई पे किरचॉफ से फर्स्ट लॉ लगाओ, तो Q1 प्लस एक्स इज इक्वल टू Q1, तो यह आएगा भी, मतलब ये Q1 और x पॉइंट ई की तरफ जा रहे हैं, तो इन दोनों का सम इक्वल टू Q1, बट Q1 से Q1 कैंसिल, तो फिर यहाँ से x 0 आ जाएगा। यानी जो ब्रांच JE है इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, सो नो चार्ज इन ब्रांच JE। तो फिर इस ब्रांच को हम यहाँ से हटा सकते हैं भी, इसमें जब कोई चार्ज ही नहीं है तो इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। इसको हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर ये वाली ब्रांच हम देखें, जैसे इसमें Q1 है, यहाँ पे भी Q1 है, तो फिर यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं होगा, तो GD ब्रांच में भी कोई चार्ज नहीं होगा। सेम तरीके से तो फिर इसको भी हम यहाँ से हटा सकते हैं। और भी इन ब्रांचेस को हटाने के बाद अब इसको हम सिंपल सीरीज पैरेलल से कर लेते हैं। जैसे ये ए और बी के बीच जो चारों कैपेसिटर्स हैं, ये वाले ऊपर वाले चारों, तो ये सी और सी सीरीज में, तो इनका C/2, ये सी और सी सीरीज में, इनका भी C/2, और C/2 पैरेलल में, तो C हो जाएगा। तो ए और बी के बीच फिर जो ऊपर वाले चारों हैं, इन चारों का इक्विवेलेंट C हो जाएगा। सिमिलरली F और H के बीच जो ये चारों कैपेसिटर्स हैं, इनका भी C हो जाएगा। और फिर एक कैपेसिटर ये ए और एफ के बीच, और एक कैपेसिटर ये बी और एच के बीच। तो वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो उसके लिए फिर ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, ये नीचे वाले तीनों सीरीज में, तो इनका हो जाएगा C/3, और फिर ये वाला ऊपर वाला C पैरेलल में, तो C/3 प्लस C, तो आंसर हो जाएगा 4C/3, तो भी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है भी। तो यानी बिफोर अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, तो हम चार्ज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करके ये देख लेते हैं कि क्या हम इसको सिंपल सीरीज या पैरेलल से भी कर सकते हैं। तो वी मे फाइंड सम पॉइंट्स विच आर इक्विपोटेंशियल, और वी मे फाइंड सम ब्रांचेस इन विच नो चार्ज विल फ्लो। तो फिर वहाँ से ये सीरीज पैरेलल से करना आसान हो जाता है। ठीक है। अब ऐसे इसका थर्ड केस हम ले सकते हैं कि हमने अगर सपोज कैपेसिटेंस बतानी है साइड के अक्रॉस, यानी ए और बी अब साइड के अक्रॉस पॉइंट्स हैं, तो व्हाट इज कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देख लेते हैं। तो मान लो हमने बैटरी लगाई ए और बी के बीच, यहाँ से चार्ज क्यू फ्लो किया, फिर यहाँ पे 3 पार्ट्स में बटेगा चार्ज,
अब देखो ए से ई या ए से एफ अगर होके आते हैं तो बी तक रास्ता दोनों का सेम है, तो फिर ए से ई और ए से एफ में चार्ज सेम जाएगा। सपोज Q1 Q1 और यहाँ पे Q माइनस, तो बाकी जो बचा हुआ है Q माइनस 2Q1 वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर Q1 यहाँ पे आके डिवाइड होगा Q2 और रिमेनिंग चार्ज Q1 माइनस Q2 यहाँ पे, और सेम तरीके से Q1 यहाँ पे भी डिवाइड होगा। तो जिस रेशियो में पॉइंट F पे डिवाइड हुआ है उसी रेशियो में पॉइंट E पे डिवाइड होगा, यानी Q2 एंड Q1 माइनस Q2, और फिर ये Q1 माइनस Q2 और ये Q1 माइनस Q2 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Q1 माइनस Q2, और फिर पॉइंट H पे आके ये अलग अलग हो जाएंगे, Q1 माइनस Q2 एंड Q1 माइनस Q2। फिर ये Q1 माइनस Q2 और ये Q2 ये दोनों मिलकर ऐड हो जाएंगे तो Q1 आ जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पे Q1 माइनस Q2 और ये Q2 दोनों मिलकर ऐड हो जाएंगे तो Q1 आ जाएगा, और फिर ये Q1 Q1 और Q माइनस 2Q1 तीनों मिलकर ऐड हो जाएंगे तो फिर ये Q हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स कौन से होंगे भी? तो देखो इन दोनों ब्रांच में चार्ज सेम जा रहा है, ए ई और ए एफ में, और कैपेसिटेंस भी सेम है, तो फिर ई एंड एफ आर इक्विपोटेंशियल। सिमिलरली इन दोनों ब्रांचेज में डी बी और जी बी, इनमें चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस भी सेम है, सो जी एंड डी आर इक्विपोटेंशियल। So now let's try to make the diagram in which we can simply do it by series and parallel combinations. तो ये पॉइंट ए ले लो, यहाँ पे बी ले लो, एफ और ई को एक जगह पे ले लो, जी और डी को यहाँ पे एक जगह पे ले लो। टोटल 8 पॉइंट्स हैं भी, तो 6 पॉइंट हो गए, और फिर जे और एच को ले लो, तो जे को यहाँ पे ले लो, और एच को यहाँ पे ले लो। And now start drawing these capacitors। जैसे ये वाला कैपेसिटर ए और बी के बीच है तो वो सीधा यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये दो कैपेसिटर्स ए ई और ए एफ के बीच, ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। फिर ये दो कैपेसिटर्स बी डी और बी जी के बीच, ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। फिर ये दोनों कैपेसिटर्स ई जे और एफ जे, तो दो यहाँ पे आ जाएंगे। और ऐसे दो यहाँ पे आ जाएंगे एच डी और एच जी के बीच। कितने हो गए? 2 4 6 8 9, 3 और बचे। फिर एक ये आएगा जे और एच के बीच, और दो यहाँ पे आ जाएंगे एफ और जी के बीच, ई और डी के बीच। So now you can find equivalent capacitance by simple series and parallel। तो इन दोनों का भी, ये दोनों सी पैरेलल में, तो इनका 2C हो जाएगा, इनका भी 2C 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 C 2C C। फिर ये 2C C और ये 2C तीनों सीरीज में,
तो इन तीनों का आ जाएगा C/2, इन तीनों का आ जाएगा C/2, और ये C/2 और ये 2C पैरेलल में, तो इनका हो जाएगा 2C प्लस C/2 यानी 5C/2, और फिर ये 5C/2 और ये 2C और ये 2C तीनों सीरीज में, तो इनका आएगा 1/C इक्वल टू 1/2C प्लस 2/5C प्लस 1/2C। तो इनका आ जाएगा अभी 10C/14 यानी 5C/7, और फिर ये तो इन सब का मिलके आ गया 5C/7, और फिर 5C/7 और ये C पैरेलल में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 12C/7। ठीक है, यानी 5C/7 प्लस C, तो आ जाएगा 12C/7। ठीक है, तो अभी इस क्लास में हम इतना ही करते हैं, तो रिमेनिंग इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।